नमस्कार, शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या चुनावी मैच फिक्सिंग है? और जब कहा जाता है कि पाकिस्तान में चुनाव होता है तो पहले से उसके रिजल्ट फिक्स होते हैं, और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सवाल तो यह है कि पाकिस्तान में पीएम कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले ही जवाब मिल चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनने जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ लोकतंत्र दिखावा है? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 342 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और जो 172 का आंकड़ा छू जाएगा वो अपनी सरकार बना लेगा। खैर, पाकिस्तान में तो यह भी कहा जाता है कि लोकतंत्र तो सिर्फ नाम का है, और पाकिस्तान के अंदर जो सब कुछ चलाता है वो वहां की सेना है, और वो दिखता है। खैर, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि खास मेहमान इस पर होंगे, क्योंकि पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन आतंकी मुल्क पाकिस्तान से किस तरीके के भारत के रिश्ते हैं उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आतंक का खात्मा पाकिस्तान नहीं करेगा, भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई बातचीत और आगे आने वाले समय में रिश्तों में सुधार नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान का पीएम क्या नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो जेल के अंदर डाल दिया गया है, और अब आगे आने वाले समय में यानी देर रात तक ये ऐलान कर दिया जाएगा कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के पीएम बन रहे हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुलाकात आपकी करवाते हैं, स्वागत करते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, श्रेष्ठ भारत पर आपने समय निकाला। और इसी तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार मुजाहिद जाफरी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुजाहिद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, श्रेष्ठ भारत पर आपने समय निकाला। संजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते का जिक्र करूं तो वो तो दुनिया जानती है कि कैसे रिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के चुनावों का इस वक्त अगर जिक्र किया जाए तो क्या ये चुनावी मैच पूरी तरीके से फिक्स है और रिजल्ट नवाज शरीफ के हक में ही आ रहा है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के पीएम बन रहे हैं? जी हर्ष जी, देखिए, पाकिस्तान की जो जमहूरियत की कड़वी सच्चाई यही है कि वहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री चुना जाता है वो सेलेक्टेड होता है, और ये इलेक्शंस वगैरह वहाँ पे तो जरूर कराए जा रहे हैं, और ये 12वें आम चुनाव हैं। लेकिन ये हर बार के इलेक्शन में देखा जाता है कि वो इलेक्शंस अल्टीमेटली उसका जो डिटर्मिनेशन है वो पाकिस्तान के वास्तविक शासकों के द्वारा ही किया जाता है, और ये जो कड़वी सच्चाई आज भी लगातार वहाँ पर दिखती है। वर्तमान समय में जो पाकिस्तान के वास्तविक शासक वो स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि वो PMLN के जो नेता नवाज शरीफ को फिर से वो सत्ता में बिठाना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कभी इमरान खान जो आदमी और आईएसआई के बड़े नज़दीकी हुआ करते थे, आज उनकी दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इमरान खान जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर 150 के लगभग के, और उनकी पार्टी के ऊपर एक स्टेट क्रैकडाउन चल रहा है, और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों को जेलों में रखा गया है। उनके इलेक्शन सिंबल जो क्रिकेट बैट था उसको भी छीन लिया गया, और उनको किसी भी केस में कोई राहत नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी सजाएं उनको दी जा रही हैं, उनके परिवार को के सदस्यों को, उनकी पत्नी को भी सजा दी गई है, उनके सहयोगियों को, शाह महमूद कुरैशी जैसे नेताओं को भी अब सजा सुनाई गई है। तो ये जो पाकिस्तान की जो एक कड़वी सच्चाई दिखती है, वही दूसरी तरफ आप देखें तो नवाज शरीफ के ऊपर जो राहत है उनको लगातार मिलती गई है, और सारे कोर्ट केसेस के माध्यम से उनका प्रधानमंत्री पद पर बैठने का जो रास्ता है वो लगातार साफ किया जाता रहा है, और अब पूरी तरह से तैयारी है कि उनका किस तरीके से सत्तारोहण कराया जाए। उनका एक प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पर उनको बैठाने की पूरी तैयारी दिखाई देती है, और यही पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई है। पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन जाहिर है कि फ्री एंड फेयर नहीं कहे जा सकते, और इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी, भारत भी, हालांकि हम ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है इसलिए ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से, लेकिन ये जो अगर आप वहाँ पर एक असेसमेंट करें वहाँ की परिस्थितियों को, तो ये इलेक्शंस भी पूरी तरीके से वास्तविक शासकों के द्वारा कराए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन की बजाय उसके तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और अब आने वाले समय में उनको पद पे उन्हें बैठाने जाने की पूरी तैयारी है। अब ये जो पूरा ड्रामेटिक मूव है वो किस तरीके से फोल्ड आउट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये जाहिर है कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन एक बार फिर से दिखाई देता है।
बिल्कुल संजीव जी, मुजाहिद जी के पास मैं जाऊं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन वाकई ऐसा है नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के रिश्तेदारों को भी टिकट मिला है, उनका बेटे हों या फिर दामाद इस वक्त मैदान के अंदर हैं। तो क्या अब सरकार आतंकी चलाएंगे? क्योंकि ये सवाल तो बड़ा है ना, हाफिज सईद के रिश्तेदारों को अगर मैदान में उतार दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। संजीव जी। हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान में ये भी अब देखने में आ रहा है कि कई आतंकी संगठन हाफिज सईद जैसे जो नेता हैं उनको इस बार इलेक्शन लड़ने के ये की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं। हालांकि पिछली बार जो 2018 में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन अभी ये वर्तमान में जिस तरीके का एक आउटफिट बना करके ये आगे बढ़ रहे हैं, ये निसंदेह एक पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए ही मैं कहूँगा ये अच्छे ट्रेंड्स नहीं है। इस तरीके के जो आतंकी और आतंकी संगठनों के द्वारा बनाए गए जो दल हैं उनको इलेक्शंस नहीं लड़ने देने की इजाज़त मिलनी चाहिए। एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का जो दंश है वो झेल रहा है, आतंकी अब इतने महत्वाकांक्षी हो चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर शासन करने की मंशा रखता है, अति महत्वाकांक्षा रखता है, और उसी तरीके से जाहिर है कि अन्य आतंकी संगठनों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो ये आतंकियों की ये का इस तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रख करके आगे बढ़ना और उसमें प्रगति करना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और इस तरीके के जो अगर आतंकी संगठनों को ज़्यादा प्रश्रय मिलता है तो ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए ही घातक साबित होगा। और जाहिर है कि पूरे क्षेत्र में तो ये चिंताजनक स्थिति पैदा ही करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छे ट्रेंड है कि आतंकी जो कि सजा याफ्ता है, जो कि UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो अब राजनीतिक दल बना करके चुनाव अगर लड़ें तो जाहिर है कि अन्य आतंकी संगठनों के भी मंसूबे बढ़ेंगे। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है, और वो पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को लगातार टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं उन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आतंकियों को प्रश्रय और बढ़ावा न मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार हाफिज सईद के द्वारा बनाया गया ये जो उनके द्वारा जो एक समर्थित जो दल है वो अब आगे बढ़ चढ़ के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। ये अच्छे ट्रेंड नहीं कहे जा सकते। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर भी सवाल करूंगा, लेकिन मुजाहिद जी के पास चलते हैं, उनसे भी एक सवाल लेते हैं। मुजाहिद जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ देर रात आते आते ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान के PM बन जाएंगे, क्या पहले से ही सब कुछ फिक्स है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है और लोकतंत्र सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दिखावा है? जी, पाकिस्तान चुनाव हो रहा है, लोग वोट डालते हैं और किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवांस बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद मुश्किल ही वजीर आजम बने पाकिस्तान के। सो जो आप जितना सिनेरियो खींच रहे हैं, जो कुछ आप बयान कर रहे हैं कि उनका पहले से फैसला हो चुका है, उनको बिठाया जा चुका है, अगर कल वो प्राइम मिनिस्टर ना बने तो आपकी ये सारी बातें कहाँ जाएंगी, मुझे ये बताएं। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि नवाज शरीफ वजीर आजम बहुत मुश्किल है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार हों। और अभी जो मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं, जो मुल्क में सिचुएशन है, मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार गवर्नमेंट बनाएगी फेडरल में। ये मेरे जाती ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूं मैं। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ एक बार फिर से या चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। ये आपकी प्रोपगेशन है या गलतफहमी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ भी उठते हैं ना कि जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं तभी से इमरान खान साहब को जेल में डाला गया है, कितने मामले उन पर चलाए गए हैं, ये तो साफ दिखा रहे हैं ना। भविष्यवाणी तो हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के PM। जिसको सेना चाहेगी वही पाकिस्तान का PM बनेगा। में आगे ऐसे इल्जाम मैं भी आप पे लगा दूं तो वो कहने में कोई हर्ज नहीं होता, जबान से कहना ही है।
कि वो फलाना प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर शाम के रिजल्ट ने आपको ये बताया रात के कि नवाज शरीफ नहीं बन रहे, तो फिर आपकी ये सारी प्रोपोगेशन कहाँ जाएगी। जहां तक रही इमरान खान की बात, तो वो किसी गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं, बल्कि उनके खिलाफ जो मुकदमात कायम है और उनमें एविडेंस जो है वो अदालत में दिया गया है। और आपको पता है कि दुनिया की कोई भी अदालत हो, बियॉन्ड दी शेडो ऑफ डाउट जाके उसे फैसला करना होता है। तो वो जब तक एविडेंस मौजूद ना हो सजा नहीं हो सकती। तो एविडेंसेस उनके खिलाफ प्रोवाइड किए गए हैं कोर्ट में, तभी उन्हें सजा हुई है। कोर्ट के बगैर कोई जज भी कोर्ट का वो एविडेंस के बगैर सजा नहीं दे सकता। तो वो जिन मुकदमात में वो मुलविस थे उनके खिलाफ मुकदमा चले, एविडेंस फराहम किए गए, तभी उन्हें अदालत से सजा हुई है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उनके भाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैसे मुकदमे खत्म होते चले जाते हैं। ये तो सर आप भी जानते हैं, आप तो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, मेरी बातचीत पहले भी आपसे कई दफा हो चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सिचुएशन की, तो आप देखेंगे कि कैसे मुकदमे खत्म किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब के साथ यही हुआ। आपकी गलतफहमी है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप प्रोपोगेशन में आए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, ये आपकी गलतफहमी है। वो मुकदमा वही है। हाँ, उनमें उन्हें कोर्ट से राहत जरूर मिली है, उन्हें बेल ग्रांट हुई है। और बेल ग्रांट होना या बेल लेना एक मुल्जिम का हक होता है, किसी भी मुल्जिम का हक होता है। अगर वो डिजर्व कर रहा हो या जज ये समझे कि इसको मैं बेल दे दूंगा तो ये पेश होता रहेगा, तो उन्हें बेल दी गई थी। उन्हें किसी मुकदमे से खारिज नहीं किया गया, बेगुनाह नहीं किया गया अब तक। चलिए ठीक है, अब बात आप करते हैं हाफिज सईद पर, क्योंकि उनके दामाद भी इस वक्त मैदान के अंदर हैं, उनके बेटे भी इस वक्त मैदान के अंदर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि जो आतंकवाद से परेशान इस वक्त पाकिस्तान है, अगर ऐसे लोग ही चुनाव लड़ेंगे तो पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? एक पत्रकार होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इसे? पाकिस्तान में मजहबी जमातों को सियासत की इजाजत है, और जो मजहबी सियासी जमातें हैं आज से नहीं बहुत पहले दिन से पाकिस्तान में वो अपना हिस्सा लेती हैं सियासत में। इस तरह तो मैं भी इल्जाम आयद कर सकता हूं कि आपके मुंबई में या महाराष्ट्र में जो एक खास तंजीम है वो दहशतगर्द तंजीम है। मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन आप मेरा बात समझ जाएंगे। तो ये इल्जाम लगाने कोई भी मजहब जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, पाकिस्तान में जब मजहबी जमातों को सियासत की इजाजत है तो उनको इजाजत है कानून के मुताबिक। जहां तक रही आपकी हाफिज सईद साहब के बेटे और दामाद की बात, तो भाई किसी के सर का गुनाह किसी दूसरे पे नहीं डाला जा सकता, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मुजाहिद जी, आप तो पत्रकार हैं सर, और इंडिया ने तो कई बार सबूत भी दिखाए हैं ना हाफिज सईद साहब के खिलाफ। और अगर मैं उनकी बात करूं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मैदान के अंदर वो पूरा जिम्मा संभालेंगे और पाकिस्तान में आगे आने वाले समय में भविष्य उनका ही है, तो आवाम के लिए तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी ना। आप उस बात को नहीं सोच रहे हैं? उनका है, पाकिस्तान में मजहबी जमातों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में मजहबी जमातें इतनी मकबूल नहीं है कि वो किसी प्रोविंस में भी अपनी गवर्नमेंट बना सके। मेरा नहीं ख्याल कि ये मजहबी जमातें इतनी मजबूत है। जहां तक हाफिज सईद की बात है, मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि एक बंदा लाइक हमारे लिए आपका मंकी जो है कलभूषण है, वो टेररिस्ट था, ठीक है, उसको पकड़ा भी गया। तो हम ये इल्जाम काउंटर करना शुरू कर दें कि ऐसी तंजीमें हैं, वैसी तंजीमें, ये प्रोपेगेशन और प्रॉक्सी वार मुल्कों के दरमियान चलती रहती है। ये प्रॉक्सी वार का हिस्सा आप हो रहे हैं प्रोपेगेट होके, तो इसको थोड़ा बड़े कैनवस से देखें, आपको चीजें ज्यादा वाज़ेह नजर आएंगी, क्लियर नजर आएंगी। मैं विपक्ष पे आऊंगा, लेकिन संजीव जी, क्या मुजाहिद जी जो बातें कह रहे हैं वो ठीक लगती हैं आपको? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन हम देख रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं मुजाहिद जी उसके उलट हमें तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मुजाहिद भाई जहां पर बैठे हैं वहां पर उनकी जो मजबूरियां हैं उन्हें भी हमें समझना होगा। वो पाकिस्तान में रह करके बहुत ज़्यादा कह सकते वहाँ की सच्चाइयों के बारे में, लेकिन हम जो निष्पक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो तो ये देख ही रहा है कि पाकिस्तान की वास्तविक सच्चाई क्या है। और वहाँ पर अभी आप देखिए
तो वहां पर 77 साल की पूरे जो आजादी के बाद से आधे समय तक वहां पर मिलिट्री शासन रहा और वो जो मिलिट्री शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से था। लेकिन जब वहां की आर्मी और आईएसआई जब प्रत्यक्ष शासन में नहीं रहती है तो पर्दे के पीछे से भी वही शासन करती है, चाहे वो वहां का आर्थिक तंत्र हो, अनेक फाउंडेशंस हैं, आर्मी वेलफेयर फ्रंट, बहरिया फाउंडेशन वगैरह वगैरह के माध्यम से वो पूरे जो वहाँ के आर्थिक तंत्र पर भी उनका एक बड़ा नियंत्रण रहता है। पाकिस्तानी जो एक बहुत बड़ी स्कॉलर हैं आयशा सिद्दीका, उन्होंने तो एक किताब ही इसके ऊपर लिख डाली है, द मिलिट्री इंक में सारी सच्चाइयाँ वहाँ की उन्होंने विदेशों में रह करके जो है वहाँ पर बताई हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई किस तरीके से पाकिस्तान पर अपना नियंत्रण करके रखती है। और अभी आप देखिए तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मुजाहिद भाई भले से इसके बारे में स्पष्ट रूप से न कहें, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ आ रही है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह न दिखाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, अगर वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन आज हो जाएं तो वो मैसिव मेजॉरिटी के साथ सामने आएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इस समय पूरे पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता से वहाँ की आर्मी और आईएसआई बहुत दबाव में रहती है। और यहाँ तक कि वहाँ की आईएसआई को इमरान खान के विरुद्ध कुछ महीनों पहले एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। इंटेलिजेंस एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वयं डीजी आईएसआई ने आकर के केनिया में एक पत्रकार की हत्या के संदर्भ में तरह तरीके के आरोपों में अपनी सफाई दी और इमरान खान की आलोचना की। और अभी इमरान खान की स्थिति देखिए तो उनके ऊपर नए नए मामले जो है नए केसेस दर्ज किए गए हैं, 150 के लगभग केसेस हैं और अनेक कई केसेस में तो उनको मौत की सजा भी मिल सकती है, टेररिज्म है। तो ऐसे में तो उनका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है और उनकी जो पार्टी है उसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। क्रिकेट बैट वगैरह का उनका जो एक बहुत ही पॉपुलर सिंबल था उसको भी छीन लिया गया है। तो ये जो कहाँ से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं ये मुझे तो नहीं दिखाई देता। और आज भी अभी आप देखिए तो इमरान, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि इमरान खान की जो पूरी की उनकी जो राजनीतिक कवायद थी उसमें भी कोई ऐसा नहीं वो कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म लाना चाहते थे। इमरान खान भी सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए ललायित हैं और वो पिछली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो आर्मी और आईएसआई ने ही उन्हें बनाया था और उस समय तो नवाज शरीफ को जेल में भेज दिया गया था और आज इमरान खान को जेल में भेज दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान की कड़वी सच्चाइयां हैं वो तो जाहिर है अब पाकिस्तान के अंदर बैठ करके मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात कर सकता है, इसलिए मुजाहिद भाई के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसको कबूलने में शायद थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुजाहिद जी के लिए। मुजाहिद जी आ रहा हूँ, संजीव जी मैं आपके पास, आपसे सवाल है मुजाहिद जी, क्योंकि ये सवाल बड़ा लाजमी है कि इमरान खान साहब का हाल क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह होने वाला है, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है ना, क्योंकि अभी ये कहा गया हाल ही में कि उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। तो क्या इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है? वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। एक पत्रकार होने के नाते बताइएगा। अगर आप एक पत्रकार होने के नाते पूछते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान में बहुत फर्क है। एक इतना बड़ा फर्क है जिसको शायद आप खुली आंख से देखें तो आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह नजर आ जाएंगी। जुल्फिकार अली भुट्टो एक सियासी पर्सनैलिटी थे, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे और दुनिया भर में वो अपनी पॉलिटिक्स और स्मार्ट पॉलिटिक्स की वजह से उनको जाना जाता था और उनकी सजा के पीछे और बहुत सी साजिशें थी जिसमें जिस मुल्क का आप नाम भी लेना मुश्किल समझते हैं अपने चैनल्स पे, एक बड़ा नेटवर्क उसके पीछे था। उनको एक जुडिशियल मर्डर के लिए तो काफी कोशिश करके उनके और इमरान खान के केसेस में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। तो दोनों की सिचुएशन भी बहुत डिफरेंट है। इमरान खान जो है वो उन्होंने जो उनपे जो मुकदमात कायम है उनमें ज्यादातर जिसको आप क्रिमिनल मुकदमात कहते हैं एक्सक्यूज मी, जिसे आप फौजदारी मुकदमात कहते हैं वो दर्ज है और उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं उनमें टेररिस्ट एक्टिविटीज के भी इल्जामात हैं, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई को यहाँ पाकिस्तान में पीटीआई के कारकुनों की तरफ से कोर कमांडर हाउसेज और दूसरी जो इंस्टॉलेशंस हैं सेंसिटिव उन पर हमले किए गए थे। उनके मुकदमा है, शायद आपके मुल्क में भी कोई ऐसी हरकत करता तो चाहे वो किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी से होता, उसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज होते, वो जेलों में भी जाते और उन्हें सजाएं भी होती। बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, इमरान खान साहब के लिए ये सवाल तो आपसे पूछा ही जा सकता है कि भैया क्या विपक्ष में उनकी मजबूती होगी? निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरीके से लड़ रहे हैं और घर घर पहुंचे हैं वो चुनावी प्रचार में, अगर उनकी 20 सीटें भी आती हैं तो क्या मजबूत विपक्ष के तौर पर आप देखते हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम को हमने सुना है इमरान खान साहब के लिए, और इमरान खान की पार्टी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में देखी गई है, उससे लगता है आपको कि हाँ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर होगी ये पीटीआई? मेरा नहीं कि पीटीआई एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे आ सकेगी। पहली बात तो ये आपको बताऊं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में ऑफिशियली शामिल नहीं है, क्योंकि पीटीआई पर जो पीटीआई जमात है, जो पॉलिटिकल जो उनकी जमात है, उन पर इल्जामात थे कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है और फॉरेन फंडिंग से अपनी पार्टी चला रहे थे। इसी वजह से उनकी पार्टी बैन हुई, इसी वजह से जो निशान है बैट वो उनसे लिया गया। तो पीटीआई जब डायरेक्टली इलेक्शन में नहीं जा पा रही थी तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए और उन सब कैंडिडेट्स ने बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार अपने कागज जमा करवाए। तो अब अगर वो 20, 25, 30 जितनी भी आप सीटें सोच लें वो जीत जाती है पीटीआई के हमायत याफ्ता। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में पीटीआई का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, जिसमें ज्यादा हमदर्दी का वोट है इमरान खान के लिए, लोगों के बड़े फेवरेट हैं। तो जैसे ही उनकी तंजीम के 15, 20, 30 लोग उनकी पार्टी के जीत के असेंबली में जाएंगे तो मेरा भाई वो फिर पार्टी के बाउंड नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे, आजाद होंगे। और आप देखेंगे कि उस वक्त ये जो पीटीआई के जीते हुए इंडिपेंडेंट लोग हैं वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर जाएंगे या अपोजिशन को ज्वाइन कर जाएंगे, ये आपको नजर आएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट पे कोई पार्टी दबाव नहीं डाल सकती कि वो छोड़ के जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो उसकी पार्टी की जो है वो मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, जिससे उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ऐसा यहाँ कोई चक्कर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो इंडिपेंडेंट के लिए ये मुमकिन होता है कि वो किसी भी पार्टी को जीतने के बाद गवर्नमेंट या अपोजिशन के को ज्वाइन कर सके। सो ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये इंडिपेंडेंट फैसला करेंगे, मेरा जाती ख्याल है बाद में जाके। एक एक सवाल ले लेता हूं अब आपसे, आखिरी मुजाहिद जी आपसे लेता हूं। बिलावल भुट्टो को किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि हाँ देर रात नतीजे आते आते बिलावल भुट्टो भी पाकिस्तान के पीएम हो सकते हैं? खैर भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, लेकिन हाँ नतीजा आप बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के हक में आ सकता है। किस आधार पर इस बात को आप कह रहे हैं? नतीजा नहीं बता रहा, मैंने आपको कहा कि चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए। अब आपने कहा बिलावल भुट्टो कैसे आ सकते हैं, तो मेरे भाई सॉरी, तो पीपल्स पार्टी ने इन इलेक्शन से पहले बहुत स्मार्टली प्ले किया है। पीपल्स पार्टी ने अपनी न सिर्फ सीट जो है उनको सिक्योर किया है, बल्कि मेरा ख्याल है कि उनको बढ़ाया भी है। कुछ ऐसे इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान में वो किसी भी जमात से खड़े हो जाएं अपने रीजन में तो उन्होंने जीतना ही जीतना होता है। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सो उनमें से कुछ पहले से ही पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी जो इंडिपेंडेंट लोग जीतने वाले हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। सो वो जो अपनी सीटें पहले से सिक्योर किए हुए थे वो कहीं से भी खड़े हो, तो अब वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो इससे उनकी सीट्स जो है नेशनल असेंबली में इनहैंस होंगी। और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं, ये अंदाजा कर पा रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की बनेगी। और अगर पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ली तो आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही पीपल्स पार्टी के पीएम के उम्मीदवार होंगे। जी क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि हमें तस्वीरें तो ऐसी नजर नहीं आई जो हमने आकलन किया पाकिस्तान के अंदर, जो तस्वीरें देखी चुनाव प्रचार की, जो तस्वीरें देखी हैं। दूसरा ये जुल्फिकार अली भुट्टो का जब मैंने जिक्र किया तो उन्होंने बोला बड़ा फर्क है, लेकिन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो लगता है कि हाँ वही तस्वीरें दोबारा से रिपीट हो रही हैं जो पाकिस्तान के इतिहास में हो चुकी हैं। संजीव जी। जी देखिए, मुजाहिद भाई का ये जो असेसमेंट है ये उनका अपना असेसमेंट अवश्य हो सकता है और अल्टीमेटली हमें इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उनका इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो भी पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की शाहपरी बनेगा।
और ये जो भी आर्मी और आईएसआई अपने आप को पाकिस्तान की जो सत्ता में जब अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करती है, तो वो अपने आप को जो है वो एक नहीं चाहते कि उनका पूरा एक्सपोजर हो, और वो इस तरीके की जो ड्रामेटिक मूव्स को भी ले सकते हैं कि जिसमें कि वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करें कि सब कुछ फ्री एंड फेयर हुआ है और उसमें उनकी कोई दखल नहीं है वगैरह वगैरह, सब दिखाने की बातें होंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो शासन वो पाकिस्तान के वास्तविक शासकों के हाथ में आज भी है और वो कल भी रहेगा, और वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। चाहे वो नवाज शरीफ बने या बिलावल भुट्टो बने, ये हमें रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि जो असेसमेंट है वर्तमान समय में, ऐसे में ज़्यादा संभावना इस बात की दिखाई देती है कि नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के बारे में एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपनी जो जमहूरियत को जो पिछले पर्दे के पीछे से कंट्रोल इस तरीके से भी किया है कि वो शासन भी करते हैं और वो दिखाने भी नहीं चाहते कि वो शासन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी इमेज इस तरीके से बना रखी है कि जैसे कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सेवियर हों। अभी आप देखिए तो पाकिस्तान की जो जनता और वहाँ के लोगों से अगर बात कीजिए तो वो लोग कहेंगे कि आज पाकिस्तान यदि बचा हुआ है तो आर्मी और आईएसआई की वजह से बचा हुआ है। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने कभी मजबूत होने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको इस बात का हमेशा भय रहता है कि यदि जमहूरियत के जड़ ज़्यादा मजबूत हो गई और कोई इमरान खान जैसा नेता सामने आ गया तो फिर उनके कंट्रोल का क्या होगा। उनके जो बड़े बड़े जो आलीशान बंगले हैं और वहाँ के जो आर्मी के जनरल्स जिस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं वो हम सब जानते हैं, तो वो सब चले जाएगा और वो सारे जो प्रिविलेजेज हैं वो छूट जाएंगे यदि कंट्रोल छूटा। तो सच्चाई पाकिस्तान की यही है हर्ष जी, और अब हमें इलेक्शन का रिजल्ट का वेट करना होगा। लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं वो मेरा मानना है कि जैसे पहले के इलेक्शंस होते रहे हैं ये उसी तरीके से कंट्रोल्ड इलेक्शंस हैं। वास्तविक शासक आर्मी और आईएसआई है और उसी के शह पे ही अगली कोई सरकार बनेगी। बिल्कुल संजीव जी, जो आप बयां कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और तस्वीरों के आधार पर ये बातें कही जा सकती हैं। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला श्रेष्ठ भारत के लिए। मुजाहिद जाफरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने श्रेष्ठ भारत के लिए समय निकाला और इन सब बातों को बताया। फिलहाल पाकिस्तान में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये आपको इसी बात से अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ ये दिखावा है। और इस दिखावे की तस्वीर ही कहीं ना कहीं श्रेष्ठ भारत आपको बताने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल देर रात नतीजे आ जाएंगे और ये पता लग जाएगा। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप श्रेष्ठ भारत देखते रहिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।